हेलो गाइस, दिस इज प्रमिति क्लासेस और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 5। हम क्लास 7th एनसीईआरटी ज्योग्राफी फॉर यूपीएससी एग्जाम पढ़ रहे थे। आज के चैप्टर का नाम है वाटर, मतलब पानी ना। वाटर में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, वेव्स, टाइड्स, ओशन करंट्स, हम इन सब के बारे में आज बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वाटर साइकिल के बारे में। ना गाइस, वाटर साइकिल क्या होता है? वाटर का एक साइकिल है, उसका एक प्रोसेस है, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म, मतलब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, वाटर का जो फॉर्म है वो कंसिस्टेंटली चेंज हो रहा है एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज योर वाटर साइकिल। मतलब क्या हो रहा है, एक ऐसा प्रोसेस इन विच वाटर इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स फॉर्म, लेकिन और वो फॉर्म चेंज करने के साथ साथ सर्कुलेट भी कर रहा है ओशन से एटमॉस्फेयर में, देन एटमॉस्फेयर अगेन बैक टू लैंड। इसका मतलब क्या है, ये हमने पढ़ा हुआ है बहुत बार। हम जानते हैं वाटर साइकिल से ही हमारी पूरी जो अर्थ है वो चलती है। सपोज दिस इज सी और ओशन, ठीक है। पानी क्या करता है, वो सनलाइट की वजह से हीट हो जाता है एंड देयरफॉर इट इवेपोरेट्स, राइट। तो ये जो वेपर्स है ये क्या करते हैं, ये ऊपर जाएंगे एंड दे विल फॉर्म क्लाउड्स, ऊपर कंडेंस हो जाएंगे। फाइन, they'll form clouds. That is the process known as condensation. पहले evaporation होता है, तो सेकेंड प्रोसेस इज कंडेंसेशन, और फिर वही जो हमारे क्लाउड्स ऊपर फॉर्म हो रहे हैं वो बरसते हैं। इट रेन्स, दैट इज योर प्रेसिपिटेशन। जब क्लाउड्स जो मॉइस्चर है वो होल्ड नहीं कर पाते, क्लाउड जो होता है वो बारिश हो जाती है, दैट इज नोन एज योर प्रेसिपिटेशन। अगेन बैक टू लैंड क्या आ जाता है, हमारा वाटर आ जाता है। यही हमारा पूरा एक साइकिल चलता है कि कैसे पानी इवेपोरेट होता है, हीट हो जाता है, और इट वेपराइजेस, और ऊपर जाके कंडेंसेशन होता है, देन कम्स डाउन एज द प्रेसिपिटेशन। सो दिस होल प्रोसेस इन विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म बिटवीन oceans, atmosphere and land is known as your water cycle. I hope आपको water cycle clear हो. The process by which water continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as your water cycle. मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो डाला हुआ है एनिमेटेड, जिसमें आपको वाटर साइकिल बहुत अच्छे से दिखाई देगा। लेट्स स्टार्ट दैट वीडियो। एवापोरेशन हो रहा है, देन कंडेंसेशन हो रहा है, एंड नाउ इट्स नोन एज प्रेसिपिटेशन। और यही पानी कलेक्ट हो जाता है, फिर से वही प्रोसेस फिर से शुरू होता है। देयरफॉर एक पूरा एक साइकिल है जो आपका चलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर के बारे में। द मेजर सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर, अब हमें फ्रेश वाटर के जो मेजर सोर्सेस है उसके बारे में बात हो रही है। रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स, ग्लेशियर्स, हम डायरेक्ट रिवर का पानी इस्तेमाल करते हैं फॉर आवर यूजेस, सो मेजर सोर्सेज जो है हमारे फ्रेश वाटर, ये सबसे अच्छा पानी, उसके जो मेजर सोर्सेज दैट इज नदियां, रिवर, पॉन्ड्स हो गया, तालाब, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। ये चार जगह से मेजर सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर आता है हमें। नेक्स्ट चलते हैं हम सलिनिटी के बारे में। ना भाई, सलिनिटी क्या होता है? Salinity is the amount of salt in grams present in 1000 grams of water. इसका मतलब क्या है ना गाइस? 1000 grams मतलब क्या होता है? इट्स 1 kg ना, 1 kg इज इक्वल टू 1000 grams। अब चाहे 1000 grams बोलो, चाहे 1 kg बोला, 1 किलो बोलो, ठीक है। क्या हो रहा है, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट, ठीक है, प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज योर सलिनिटी। मतलब एक पानी में, ठीक है, अगर आप हमसे हम क्या है, एक हमने मेजर रख लिया कि अच्छा 1 किलो पानी में अगर इतना ग्राम सॉल्ट है, दैट इज नोन एज योर सलिनिटी वाटर। द एवरेज सलिनिटी ऑफ द ओशन इज 35 पार्ट्स पर 1000। नाउ लाइन गाइस, इस लाइन का मतलब ये हो रहा है कि अगर हम 1000 ग्राम वाटर की बात करें, ठीक है, हम बात कर रहे हैं एवरेज सलिनिटी के बारे में। एवरेज मतलब आप समझते हो, ठीक है, हम एक बीच का वाले लेते हैं, एवरेज मीन जो मैथ्स में आता है। सो 1000 ग्राम वाटर में 35 ग्राम सॉल्ट है, ये हमारा एवरेज सलिनिटी है। मतलब 1000 ग्राम पानी में 35 ग्राम नमक होगा, दैट इज द एवरेज सलिनिटी ऑफ द ओशंस। ये हमें ओशंस की सलिनिटी की, एवरेज सलिनिटी के बारे में बात हो रही है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज के बारे में, कि वाटर बॉडीज कैसे पूरे अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस किस परसेंटेज में। ओशंस जो है 97.3% कवर करता है, ठीक है। देन वी हैव आइस कैप्स। आइस कैप्स जो है 02.0% कवर करते हैं ऑफ वाटर बॉडीज। ग्राउंड वाटर 0.68%। फ्रेश वाटर लेक जो है वो 0.009%। अब यहाँ पे ये जो पूरा है ना, ये फ्रेश वाटर है एंड दिस इज योर सलाइन वाटर। सो सलाइन वाटर जो है वो 97.3% है ओशंस का। आइस कैप 0.2%, ग्राउंड वाटर 0.68%, फ्रेश वाटर लेक जो है 0.009%, इनलैंड सीजन सॉल्ट लेक्स की बात करें तो वो भी सेम है 0.009। एटमॉस्फेयर में
0.0019 और रिवर्स में 0.0001। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज है। देखो फ्रेश वाटर जो है हमारा वो कितना कम है। सलाइन वाटर बहुत ज्यादा है, इट्स अबाउट 97.3% और फ्रेश वाटर बहुत कम। सो दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बॉडीज की हमें सबसे फ्रेश पानी कहाँ मिलेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है। ये सब जो वाटर बॉडीज है ये सब हमें फ्रेश वाटर प्रोवाइड कराते हैं, बट ये बहुत कम परसेंटेज में है। नेक्स्ट चलते हैं हम मूवमेंट्स इन ओशंस के बारे में बात करते हैं। दिस इज द मेन टॉपिक कि ओशंस में जो मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, कैसे भी तरीके के जो मूवमेंट होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। द फर्स्ट इज योर वेव्स, सेकेंड इज योर टाइड्स एंड थर्ड इज योर करंट। हम इन पे डिटेल पे भी जाएंगे। मैं जैसे आपको एक ब्रीफ में समझा दूं कि वेव्स क्या होता है। ना गाइस, वेव्स होता है अप एंड डाउन मोशन ऑफ द वाटर। जैसे आपको नॉर्मल जो आपको लहरें दिखती है बीच पे अगर कहीं पे, तो जो एक अप एंड डाउन मोशन है ना पानी का, जो विंड के वजह से होता है, वो हमारा वेव्स है। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग कि वो जो लहरें आती है दैट इज योर वेव्स। टाइड्स क्या होता है? टाइड्स इज द अप एंड डाउन होल सी लेवल। अभी ये इसका मतलब ये है कि टाइड्स मतलब पानी ऊपर आ रहा होगा वही लहरें ही हैं, बट यहाँ पे पूरा पूरा एक सी लेवल बढ़ता या घटता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ अप एंड डाउन मोशन ऑफ द वाटर हो रहा है। मतलब जो वाटर ऑलरेडी है बस वही ऊपर नीचे हो रहा है बिकॉज ऑफ द विंड की वजह से वो खिंच रहा है, बस और कुछ नहीं। बट टाइड्स में क्या है, टाइड्स में पूरा पूरा एक सी लेवल जो है वो बढ़ जाता है, घट जाता है, उसका अप एंड डाउन हो रहा होता है, फुल सी लेवल का। और करंट्स जो होते हैं वो साइड टू साइड हॉरिजॉन्टल होते हैं, मतलब वो पानी में, ठीक है, साइड टू साइड हॉरिजॉन्टल करंट्स की तरह होता है, मतलब डायरेक्शन शो करता है पानी का। मैं इन सब पे डिटेल्स पे जाऊंगी, अभी आप सिर्फ इतना समझो। वेव जो है वो नॉर्मल अप एंड डाउन मोशन ऑफ वाटर है। टाइड्स में पूरा सी लेवल अप एंड डाउन करता है। एंड करंट्स जो है हमारे, वो पानी को एक किसी डायरेक्शन में फ्लो कराता है, तो साइड टू साइड हॉरिजॉन्टल चलता है। नाउ वेव्स विंड की वजह से आता है, टाइड जो है वो ग्रेविटी पुल की वजह से आता है, ग्रेविटी पुल ऑफ मून, तभी यहाँ पे पूरा पूरा सी लेवल अप एंड डाउन हो रहा है। एंड करंट्स जो है वो विंड, टेम्परेचर, सैलिनिटी, इन तीनों की वजह से अफेक्ट होता है। नाउ वेव जो है वो ऑल द टाइम होता है, आप कभी भी बीच में आपको हमेशा दिखता रहेगा जो वेव्स है आगे पीछे आती रहती है। टाइड्स जो है वो यूजली 1 to 2 टाइम्स अ डे होता है, और जो करंट्स है वो हमेशा होते रहते हैं, कभी कभी चेंज करते रहते हैं। आई हैव अ वीडियो फॉर यू। वेव्स है, दीज आर द टाइड्स, एकदम सी लेवल बढ़ा देते हैं। एंड देन वी हैव करंट्स। नेक्स्ट चलता है, अब हम डिटेल में चलते हैं वेव्स के बारे में। When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. तो वही बता रहे हैं कि सरफेस पे, हम किसकी बात कर रहे हैं, सरफेस पे जो वाटर है, ठीक है, बस वही क्या होगा, अप एंड डाउन करेगा, एक अप एंड डाउन मोशन करेगा, मूवमेंट करेगा, दैट इज नोन एज अ वेव्स। व्हेन द वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन राइजेस एंड फॉल्स ऑल्टरनेटली, दीज आर नोन एज वेव्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुनामी के बारे में। ना सुनामी क्या होता है गाइस, अ ह्यूज टाइडल वेव इसको, ध्यान रखना, टाइडल वेव की बात हो रही है। एक बहुत बड़ा टाइडल वेव आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज सुनामी। ना सुनामी एक जापानीज वर्ड से लिया गया, दैट मींस हार्बर वेव्स। व्हाई इट इज नोन एज हार्बर वेव्स, बिकॉज एज द हार्बर गेट्स डिस्ट्रॉयड व्हेनेवर देयर इज सुनामी। सुनामी की वजह से बहुत सारा डिस्ट्रक्शन आता है और पूरा हार्बर डिस्ट्रॉयड हो जाता है, एंड देयरफॉर हार्बर वेव्स एक मीनिंग का जापानीज वर्ड लिया गया, दैट इज नोन एज सुनामी। नेक्स्ट हम बात करें 2004 इंडियन ओशन सुनामी के बारे में। इंडियन ओशन में 2004 में बहुत बड़ा सुनामी आया था, मतलब बहुत 100 सालों में ऐसा सुनामी एक बार आता है। दिस वाज, इसमें बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था। द सुनामी स्ट्रक द इंडियन ओशन ऑन 26 दिसंबर 2004, मतलब ये 2004 की बात हो रही है। 26 दिसंबर को सुनामी ने स्ट्रक किया था इंडियन ओशन को ऑन 26 दिसंबर 2004। It was caused by a massive undersea earthquake. Now, guys, tsunami क्यों आता है? Tsunami always comes if there is a sea, if there is a earthquake on the sea floor. यहाँ पे एक अंडर सी earthquake आया था नियर द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा। सुमात्रा एक रीजन है, वहां की जो वेस्टर्न बाउंड्री है वहां पे एक अंडर सी earthquake आया था। The magnitude of the earthquake was 9.0 on the Richter scale. I hope आपको याद है, हमने पुराने वीडियो, प्रीवियस वीडियो में ही बात करी थी अर्थक्वेक के रिश्टर स्केल के बारे में, जिसमें 6-7 वाज द मेजर अर्थक्वेक, बहुत डैमेज था। यहाँ पे 9 रिश्टर स्केल, आप इमेजिन कर सकते हो, हमने सिर्फ 8 तक ही पढ़ा था कि 8 इज द ग्रेटर अर्थक्वेक, बहुत बड़ा अर्थक्वेक हो गया, एकदम बहुत ज्यादा डैमेज करेगा। यहाँ पे रिश्टर स्केल पे 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। सो अब सोचो कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया होगा। द इंडियन प्लेट मूव्ड अंडर द बर्मा प्लेट, बर्मा प्लेट इंडियन प्लेट नीचे मूव किया था, causing a sudden shift in the sea floor. Sea floor में बहुत sudden shift आ गया। The ocean was displaced by 10 to 20 meters and tilted downwards. Ocean का जो floor है वो 10 से 20 मीटर डिस्प्लेस कर गया था। इतने बड़े डिस्प्लेसमेंट की वजह से बहुत बड़ी सुनामी आई।
वाटर फर्स्ट विड्रू फ्रॉम द कोस्ट लाइन क्रिएटिंग अ गैप। जो पानी होता है सबसे पहले विड्रू करता है और फिर बहुत अचानक फोर्स से आता है। देन वाटर रश्ड बैक विद ग्रेट फोर्स फॉर्मिंग जाइंट वेव, जिसे हम सुनामी कहते हैं। The tsunami travels at a speed of about 800 किलोमीटर पर आवर, सिमिलर टू एन एयरप्लेन। अब सोचो 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सुनामी ट्रैवल किया तो कितनी ज्यादा स्पीड होगी उसकी, कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ होगा बिकॉज ऑफ दिस सुनामी विच हैपेंड इन 2004 इन इंडियन ओशन। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा सराउंडिंग एरियाज में? द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, हम एकदम सदर्न पे जा रहे हैं, साइड में जो हमारा इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार आइलैंड्स का, वो पूरा सबमर्ज हो गया, दैट गॉट सबमर्ज्ड। Tsunami waves traveled up to 3 kilometer inland from the coast. Tsunami waves बहुत दूर तक travel की, around 3 kilometer inland from the coast. Over 10,000 people were killed. 10,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, and more than 1 lakh houses were affected. 1 लाख से ज्यादा घर जो थे वो affect हुए थे। In India, the worst affected regions were, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो सबसे affected regions कौन से थे? It was तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार। आप समझ रहे हो इस तरफ का इंडिया का जो साउथ सदर्न पार्ट है, उसके आप राइट साइड की बात करो तो वहां पे सबसे ज्यादा अफेक्टेड रीजन्स हुए थे बिकॉज ऑफ दिस सुनामी। नाउ ये सुनामी यूजली आई ही क्यों? ठीक है, कोई वार्निंग्स नहीं दी गई थी, कोई प्रिपरेशन नहीं की गई थी। सो वार्निंग एंड प्रिपेयरनेस की अगर हम बात करते हैं, अर्थक्विक्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। नाउ अर्थक्विक जो है हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन सुनामी वार्निंग जो है वो 3 घंटे से पहले में दी जा सकती है। Earthquakes cannot be predicted, but tsunami warnings can be given up to 3 hours in advance. ऐसा हो सकता है, भले हम earthquake predict नहीं कर सकते पर सुनामी की warnings दे सकते हैं 3 घंटे पहले से। Pacific Ocean countries have early warning systems, but the Indian Ocean did not have one at that time. ना पैसिफिक ओशन ऐसा है जो ज्यादा प्रोन है टू दिस सुनामीज, बट इंडियन ओशन में ना बहुत रेयरली सुनामी आती है। इट्स वेरी रेयर टू हैव सुनामी इन इंडियन ओशन, देयरफॉर इंडियन ओशन में उस समय कोई भी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स नहीं थे। Tsunamis are rare in the Indian Ocean due to less seismic activity compared to the Pacific, and therefore हमने ऐसा सोचा नहीं था कि नो इंडियन ओशन में सुनामी आ सकती है। इट्स रियली रेयर वहां क्योंकि वहां पे seismic activity इतनी है नहीं। The 2004 tsunami was the most devastating in several hundred years. मतलब सबसे खराब, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन वाली सुनामी 2004 की सुनामी थी। The huge of life and property was due to lack of monitoring and early warning systems, lack of awareness among coastal people. तो यही because of lack of monitoring and lack of awareness की वजह से सुनामी ने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइड्स के बारे में। हम वेव्स पे बात कर चुके हैं, नाउ वी आर गोइंग ऑन द टाइड्स। The rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called a tide. अब यहाँ पे देखो बता भी रहा है कि कितनी बार होता है rhythmic rise and fall of ocean water. ये आप डिफरेंस समझ सकते हो डेफिनेशंस में कि वेव्स में हमने सिर्फ ओशन के सरफेस पे जो पानी है ना उसका अप एंड डाउन मोशन के बारे में बात हो रही थी, बट डाइट्स में वी आर कॉलिंग एज रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर। मतलब ओशन का पूरा लेवल जो है, ओशन वाटर लेवल, ठीक है, ये पूरा एक राइज एंड फॉल होता है ट्वाइस अ डे, दैट इज नोन एज योर टाइड। ना टाइड दो तरीके की, हाई टाइड एंड लो टाइड, बहुत ऊंची और लो टाइड भी है। When water covers much of the shore by rising it to its highest level, अगर वाटर सबसे हाईएस्ट लेवल पहुंच जाता है, पूरा शोर जहां तक कवर कर लेता है, दैट इज नोन एज हाई टाइड। When water falls to its lowest level and recedes from the shore, शोर से एकदम पीछे आ जाता है, and falls to its lowest level, उससे हम बात कहते हैं लो टाइड। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड। हाई टाइड मतलब क्या है, पूरा शोर जितना तक कवर कर सकता है, हाईएस्ट लेवल तक जहां तक जा सकता है, दैट इज योर हाई टाइड। और लो टाइड सबसे नीचे लेवल तक जो जा सकता है, दैट इज योर लो टाइड। आई होप आपको वेव्स और टाइड्स के बीच में कोई कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ हाई टाइड। सी हाई टाइड्स के कुछ एडवांटेजेस भी है। दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर्स। ना क्या हो रहा है, हाई टाइड में वाटर लेवल बहुत ऊपर आ जाता है, ठीक है, शोर्स तक पास आता है, एकदम ऊपर तक कवर कर लेता है। दिस हेल्प्स द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर इजीली। इसकी वजह से क्या होता है, शिप्स को इजी पड़ता है एंड दे अराइव एट द हार्बर मोर इजीली। उन्हें पता चलता है कि एकदम शोर के पास तक पानी जा रहा है, सो इट बिकम्स इजियर फॉर देम टू अराइव एट द हार्बर मोर इजीली। हेल्प्स इन नेविगेशन, भाई शिप्स को हेल्प भी करता है नेविगेशन करने में, जैसे वो हार्बर तक और इजीली पहुंच सके। The rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity. Now ये जो rise and fall of water है, ये कहीं कहीं पे ये tidal waves जो है इनको यूज किया जाता है to generate electricity. The high tides also helps in fishing. Many more fish come closer to the shore during the high tide. Now high tide की वजह से क्या होता है, जो fishes है ना वो और shore के पास आ जाती है, and therefore it really becomes easier
टू डू फिशिंग। अब हम बात करते हैं व्हाट कॉजेस टाइड्स, टाइड्स आते ही क्यों है, मतलब ओशन का लेवल इतना बढ़ता घटता क्यों है। द रीजन इज द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides। गाइस इसका मतलब क्या है, टाइड्स क्यों होते हैं, मतलब पूरा पूरा एक ओशन का लेवल खिंच रहा है, ऐसा क्या है कि टाइड्स होते हैं। ना टाइड्स इज एक्चुअली ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल, मतलब क्या है, जो मून है और जो सन है वो एक ग्रेविटेशनल पुल है, क्योंकि उनकी जो ग्रेविटी है उसकी वजह से पानी खिंचता है, देयरफॉर टाइड्स हैपेंस। सो इसी की वजह से टाइड्स आते हैं। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेस द टाइड्स। ना हम बात करते हैं स्प्रिंग टाइड्स के बारे में। ना गाइस टाइड्स भी ना और दो तरीके, हाई टाइड लो टाइड हमने पढ़ा था, हाई टाइड को हम स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं। मतलब इसमें होता क्या, ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून डेज, फुल मून एंड न्यू मून डेज मतलब जब पूरा पूरा चांद हो, फुल मून मीन्स पूरा चांद हो, न्यू मून मतलब अमावस्या का चांद, मतलब उस दिन आपको चांद दिखता नहीं है। द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड टाइड्स आर द हाईएस्ट। मतलब क्या, अगर आप ये डायग्राम देखो तो यहाँ आपको अर्थ दिख रही है, राइट, दिस इज योर मून एंड दिस इज योर सन। तो अब ध्यान से देखो एकदम स्ट्रेट लाइन में है अर्थ, मून एंड द सन। क्या होता है इस टाइम पे, सन भी एक ग्रेविटेशनल पुल कर रहा है, मून भी एक ग्रेविटेशनल पुल कर रहा है, ठीक है। ये दोनों बहुत तेजी में एक ग्रेविटेशनल पुल होता है एंड देयरफॉर जो पानी है वो खिंचता है। सो स्प्रिंग टाइड्स में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो पानी जो है वो बहुत अच्छे से पुल हो रहा है, मतलब टाइड्स फॉर्म हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल पुल। एंड इसी टाइड्स को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड्स। सो ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज, जब हम बात करें फुल मून और न्यू मून डेज की, जो सन एंड द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड द टाइड्स आर हाई, सो एकदम सेम लाइन में देखो टाइड्स आर द हाईज। यहाँ भी आप देख सकते हैं न्यू मून में भी क्या हो रहा है, मून बीच में वो एकदम स्ट्रेट लाइन में है, सो पुल जो है वो बहुत अच्छे से क्रिएट हो रहा है, देयरफॉर द टाइड्स आर द हाईएस्ट एट दैट टाइम। नेक्स्ट हम चलते हैं नीप टाइड्स के बारे में। नीप टाइड इज द लो टाइड। वो क्यों लो होता है, when the moon is in its first and last quarter, first and last quarter मतलब क्या हो गया, सबसे पहले मून हमारा आधा होता है, that is the first quarter, फिर वो धीरे 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 पूरा बड़ा होता है और फिर से आधा हो जाता है। सो फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, फर्स्ट मतलब जो हमारा आधा मून है और लास्ट में भी हमारा जो आधा मून हमें देखने को मिलता है, द हाफ मून। सो जब मून उसके फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर में होता है, the ocean waters get drawn in the diagonally opposite directions by the gravitational pull of the sun and moon, resulting in low tides। इसका मतलब क्या है गाइस, अब ध्यान से देखो ये एंगल क्या बना रहा है, तभी आपको ये आधा चांद दिखेगा, राइट, आपको हाफ मून दिखेगा। सो बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है, डायगनली पुश करता है ऑपोजिट डायरेक्शंस में, ग्रेविटेशनल पुल करता है, ठीक है, एंड देयरफॉर जो टाइड्स है वो इतने हाई नहीं जा पाते। व्हाई, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन में डायगनली पुल कर रहा है सन और मून दोनों, आप देख पाओगे यहाँ पे। सो देयरफॉर जो टाइड है वो हाई नहीं होता, वो लो होता है, इतना ज्यादा जा ही नहीं पाता, इतना ज्यादा पुल ही नहीं हो पाएगा। यहाँ पे भी ये सेम चीज है, अब यहाँ पे ध्यान से एंगल देखोगे अगर, यहाँ पे भी आपको आधा चांद देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी ऑपोजिट डायरेक्शन ही डायगनली पुल हो गए टाइड्स एंड देयरफॉर इतने हाई नहीं जा पाते हैं। एंड इसलिए जब मून आधा होता है लो टाइड्स फॉर्म होते हैं। So when the moon is in its first and last quarter, मतलब half moon है, the ocean waters get drawn in diagonally opposite directions by the gravitational pull of sun and moon, resulting in low tides। इन्हीं tides को हम क्या बोलते हैं, we call it as neap tides। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओशन करंट्स के बारे में। ना गाइस ओशन करंट्स क्या होता है, ocean currents are the streams of water flowing constantly on the ocean surface in definite directions। guys, ocean currents कुछ नहीं होता, आप समझो वाटर को किसी एक डायरेक्शन में जो खींच रहा है ना, दैट इज नोन एज ए करंट। स्ट्रीम ऑफ वाटर में आप ऐसे करंट समझो जो ओशन को एक डेफिनेट डायरेक्शन में, ओशन के पानी को खींच रहा है। सो ओशन करंट्स आर द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सर्फेस इन डेफिनेट डायरेक्शंस। गाइस आपने कभी ऐसा सोचा कि ऐसा होता क्यों है, याद है हमने वाली स्लाइड में पढ़ा था कि बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड विंड ओशन करंट्स जो है फॉर्म होते हैं। ओशन करंट्स इसलिए होता है, आपको ये चीज हमेशा पता रहेगी कि कोई भी चीज हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है या फिर हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी जाती है। वैसे ही ओशन करंट्स जो है उनके टेम्परेचर की वजह से या विंड की वजह से या सैलिनिटी की वजह से, तभी बिकॉज ऑफ दीज थ्री फैक्टर्स जो ओशन करंट है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है। क्यों, वो हमेशा हाई डेंसिटी लेवल टू लो डेंसिटी लेवल या हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में ही जाएगा, एंड देयरफॉर ये एक डायरेक्शन फॉर्म करते हैं कि अच्छा पानी इसी डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है।
सो ओशन करंट्स हमारे दो तरह के करंट्स होते हैं, एक होता है वार्म करंट और एक होता है कोल्ड करंट, ठंडा पानी एंड द गर्म करंट्स. They play an important role in distributing heat, influencing climate, and supporting marine life. Now, because of these directions, particular directions given by the currents to the water, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट, कि वार्म करंट्स कहाँ जा रहे हैं, कोल्ड करंट्स कहाँ जा रहे हैं, therefore they distribute heat, क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं और मरीन लाइफ को भी सपोर्ट करते हैं. Now guys, वार्म ओशन करंट जो है इट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर. इक्वेटर पे ही क्यों ओरिजिनेट होता है? क्यों? आपको पता है इक्वेटर पे डायरेक्ट सनलाइट की रेज आती है. सो इक्वेटर इज द हॉटेस्ट पार्ट, वहां पे ज्यादा टेम्परेचर होता है. सो वहीं से वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट होंगे एंड इट मूव्स टुवर्ड्स द पोल्स. पोल्स पे ठंडा रहता है, वहां पे स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन आती है, तो वहां पे ठंड रहती है. एग्जाम्पल हो गया गल्फ स्ट्रीम. इस डायग्राम में बहुत सारे वार्म करंट्स आपको दिखाने की कोशिश की. नेक्स्ट हम बात करते हैं कोल्ड ओशन करंट्स के बारे में. ओरिजिनेट फ्रॉम द पोलर और द हायर लैटिस. पोलर मतलब ऊपर से ऑब्वियसली ठंड होती है, तो वहां से कोल्ड ओशन करंट्स ओरिजिनेट होंगे एंड दे मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर और द लोअर. ऑब्वियसली इक्वेटर की तरफ जाएंगे वो, क्यों? क्योंकि इक्वेटर वहां पे हॉट रहता है, तो ऊपर से ठंडे जो कोल्ड करंट ओशन करंट्स आते हैं वो इक्वेटर की तरफ जाता है. फॉर एग्जाम्पल लैब्राडोर करंट. यहाँ पे बहुत सारे करंट मैंने आपको दिखाया जो कोल्ड ओशन करंट्स है. नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ ओशन करंट्स. ओशन करंट्स क्या क्या इन्फ्लुएंस करते हैं? ओशन करंट्स इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ द नियर बाय लैंड एरियाज. ऑब्वियसली अगर वार्म ओशन करंट है या कोल्ड ओशन करंट है, वो टेम्परेचर डिफाइन करेंगे. क्यों? अगर वार्म ओशन करंट है वहां पे गर्माहट रहेगी, कोल्ड ओशन करंट है तो ठंडक रहेगी. सो इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर्स ऑफ द एरियाज नियर बाय. वार्म करंट्स रेज टेम्परेचर ओवर एडजेसेंट लैंड सर्फेस. अब वही चीज है कि वो कैसे टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस कर रहा है. दैट वार्म करंट्स जो है वो टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, बिकॉज इट्स वार्म करंट्स. कोल्ड करंट्स लोअर टेम्परेचर्स ऑफ नियर बाय कोस्टल रेंज. जो कोल्ड करंट्स है वो क्या करेंगे? वो टेम्परेचर लो कर देंगे, ठंडा कर देंगे. The meeting of warm and cold ocean currents creates. Now जो मीट करते हैं, जब वार्म और कोल्ड ओशन करंट्स मीट करते हैं तो क्या होता है? इट मेक्स रिच फिशिंग ग्राउंड्स ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सी, गर्म पानी दैट इज अ वार्म करंट एंड कोल्ड करंट जब मिक्स होते हैं तो उनके न्यूट्रिएंट्स भी मिक्स होते हैं, तो ये बहुत अच्छा एक रिचिंग फिश ग्राउंड्स बनाता है. फॉर एग्जाम्पल सी अराउंड जापान ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. यहाँ पे आपको फिशेस बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी. वाई? बिकॉज वहां पे ओशन करंट्स जो वार्म और कोल्ड है उसके न्यूट्रिएंट्स मिक्स होते हैं, तो एक बहुत अच्छा एक फिशिंग ग्राउंड बन जाता है. फॉगी वेदर एंड मेकिंग नेविगेशन डिफिकल्ट. नाउ इसका एक डिसएडवांटेज हुआ कि जब ओशन करंट्स वार्म और कोल्ड ओशन करंट्स मिक्स होते हैं, मिलते हैं, तो एक फॉगी वेदर क्रिएट होता है और नेविगेशन उससे डिफिकल्ट हो जाता है. सो दिस वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ ओशन करंट्स. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप आपको पूरा चैप्टर डिटेल में अच्छे से समझ आया, आपको वेव्स, साइड्स और करंट्स इन तीनों के डिफरेंस में कोई डाउट ना हो. आपको इस चैप्टर का पीपीटी और हैंड रिटन नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है. थैंक यू सो मच गाइज. बाय बाय.